हेलो स्कॉलर्स एंड वेलकम टू दक्षिणा ई क्लास। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मेटलर्जी का लेक्चर नंबर 3। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले थोड़ा रिकैप करते हैं हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा था। तो पहले लेक्चर की अगर बात करूं तो मैंने आपको ओर्स, मिनरल्स, गैंग, मैट्रिक्स इन सब चीजों के बारे में थोड़ा बहुत डिटेल दिया था और ओर्स के कुछ नाम बताए थे, बोला था आप याद करिए। मैंने ट्रिक्स भी बहुत सारे बताए थे आपको याद करने के लिए, तो आई होप आपको वो चीजें याद होंगी। सेकंड लेक्चर में मैंने कंसंट्रेशन ऑफ ओर की बात की थी। कंसंट्रेशन में मैंने 3 तरीके से आपको फिजिकल मेथड बताए थे और एक अपना केमिकल मेथड बताया था। तो मैंने लेक्चर लास्ट में खत्म किया था केमिकल मेथड लीचिंग तक। तो अगर मैं बात करूं तो लीचिंग हमारा क्या था कि कोई भी एक मेटल है, ठीक है, अगर उस मेटल का कॉम्प्लेक्स हम बना रहे हैं जो सोलुबल है किसी भी चीज में, कोई भी NaOH ले लिया या फिर साइनाइड प्रोसेस हमने देखा था, ठीक है, तो अगर उस मेटल का ओर क्या है, सोलुबल है किसी भी आपके एक सॉल्यूशन में, कोई भी एक सॉल्यूशन है, अगर इसमें ये सोलुबल है, ठीक है, कोई सोलुबल कॉम्प्लेक्स बनाता है तो हम क्या बोलेंगे इसको, ये प्रोसेस जो है ये लीचिंग है। ये प्रोसेस क्या है भैया, ये लीचिंग है, राइट। तो अगर सोचो जरा, अगर मैं बोलता हूं यहाँ पे कि ये सोलुबल कॉम्प्लेक्स अगर एक्वस में भी बन रहा है, एक्वस सॉल्यूशन बन रहा है, तो हम क्या बोल सकते हैं, याद करो हमने शुरुआत में आपको पढ़ाया था 3 टाइप्स ऑफ मेटलर्जी था, पायरोमेटलर्जी, हाइड्रोमेटलर्जी और इलेक्ट्रोमेटलर्जी। तो अगर ये एक्वस कॉम्प्लेक्स बना रहा है, सॉल्युबल बना रहा है एक्वस में, तो इसको क्या बोलेंगे हम, हाइड्रोमेटलर्जी भी बोलते हैं। तो कई जगह पे आपको लिखा हुआ मिलेगा ये चीज कि जो साइनाइड प्रोसेस है वो हाइड्रोमेटलर्जी का एक पार्ट होता है, राइट। अगर मैं साइनाइड प्रोसेस की बात करूं तो मैंने क्या लिखा था आपको, साइनाइड प्रोसेस में फाइनली अपना क्या बना था, मेटल और साइनाइड, राइट, याद आ रहा है। अब ये मैंने आपको इसलिए बताया था, यहां मेटल क्या लिया था मैंने, Ag या फिर Au, राइट, ये मैंने मेटल्स लिए थे। अब जरा सोचो आप कि अगर मुझे ये मेटल का सोलुबल कॉम्प्लेक्स मिल गया, अब हमें आगे क्या करना है, मेटल का रिडक्शन करना है, ठीक है। तो मेटल का रिडक्शन जब हम Ag और Au लेते हैं, इसका नाम क्या था बताओ भैया, इसका नाम क्या था, मैक आर्थर फॉरेस्ट प्रोसेस, याद आ रहा है क्या। तो हमने यहाँ पे क्या किया, जिंक से इसका रिडक्शन कराया। जिंक से रिडक्शन कराते हैं तो जो मेटल होता है वो हमें मिल जाता है सॉलिड फॉर्म में, प्लस जिंक अपना सोलुबल कॉम्प्लेक्स बना लेता है। ठीक है, तो ये अपना क्या था, लीचिंग प्रोसेस। क्या था भाई बताओ, लीचिंग प्रोसेस समझ में आया तक नहीं। मेटल का ओर प्लस किसी भी सॉल्यूशन में अगर हम उसको सॉल्युबल कर पा रहे हैं, ठीक है, तो उसको बोलेंगे लीचिंग। तो सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बनाएगा, राइट। और वो सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स हमने एक बात किया था बेयर्स प्रोसेस का, और दूसरी बात की थी यहाँ पे मैक आर्थर फॉरेस्ट या फिर साइनाइड प्रोसेस का। बोलो भाई, साइनाइड प्रोसेस का ये हमने कल तक देख लिया था, ठीक है। अब हमने क्या किया, याद करो वो मैप जब बताया था मैंने कि मेटल है, उसके मेटल का ओर मिला, उसके बाद हमने क्या किया, उसकी ग्राइंडिंग की, उसको पीसा बहुत अच्छे से पाउडर फॉर्म में लाया। उसके बाद हमने सफाई की, सफाई को क्या बोलते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ ओर। अब सफाई करने के बाद क्या करना था, अब हमें क्रूड मेटल निकालना है, जो कच्चा मेटल है जिस भी फॉर्म में है उस कच्चे मेटल को निकालना है। किससे निकालना है, कंसंट्रेटेड ओर से, राइट। क्या बोला मैंने, कंसंट्रेटेड ओर से हमें क्रूड मेटल को निकालना है। तो अपना तीसरा प्रोसेस क्या होगा, बोलो भाई। पहला क्या था, हमने क्रशिंग किया, दूसरा क्या किया, कंसंट्रेशन किया, और तीसरा प्रोसेस अपना क्या होगा, एक्सट्रैक्शन ऑफ क्रूड मेटल, एक्सट्रैक्शन ऑफ क्रूड मेटल from concentrated ore। बोलो भाई बात समझ में आ रही है क्या, ये अपना तीसरा मेथड था, ठीक है। तो जब मेटल हम निकालते हैं तो बहुत सारे प्रोसेसेस हैं जिसमें हम रिडक्शन कर सकते हैं, राइट। तो रिडक्शन जब प्रोसेस करते हैं तो काफी महंगा होता है। अगर हम इस
मेटल के बाद बात करें कि अगर ये कंसंट्रेटेड ओर है और वहां से हम मेटल को डायरेक्ट, अगर यहाँ से कंसंट्रेटेड ओर से डायरेक्ट मेटल में हम निकालने की कोशिश करते हैं तो ये प्रोसेस बहुत महंगा होता है और कोई भी कंपनी अपना घाटा नहीं चाहती है। तो एक जनरल प्रोसेस सारी की सारी कंपनी फॉलो करती हैं और उसका नाम है कन्वर्जन ऑफ concentrated ore conversion of concentrated ore into metal oxide। ध्यान से समझना, पहला प्रोसेस है, हम क्या कर रहे थे, हम क्रूड मेटल निकालने की कोशिश कर रहे थे कंसंट्रेटेड ओर से। तो वो क्या था, काफी महंगा प्रोसेस था, ठीक है। तो हमने क्या किया, चलो ठीक है अभी नहीं करेंगे, हम पहले क्या करेंगे, जो हमारा कंसंट्रेटेड ओर है उस ओर का क्या करेंगे, हम मेटल ऑक्साइड बनाएंगे, जिस भी मेटल का उसका ऑक्साइड बनाएंगे। उसके बाद दूसरा प्रोसेस हमारा क्या होगा, रिडक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम इट्स ऑक्साइड। अब ये थोड़ा सस्ता प्रोसेस हो गया, फ्रॉम इट्स ऑक्साइड। बोलो भाई बात समझ में आ रही है क्या? क्या बोला कि पहले हम क्या करेंगे, जो भी हमारा ओर रहेगा तो मेटल के ऑक्साइड में उसको कन्वर्ट करेंगे। और दूसरा प्रोसेस क्या होगा कि वहां से जब एक बार ऑक्साइड मिल गया तो हम क्या करेंगे, उसको उसका रिड्यूस कर देंगे, किस फॉर्म में, वो मेटल के फॉर्म में। राइट, बात समझ में आई? इसको नोट डाउन करिए। तो पहला प्रोसेस क्या था भाई अपना, क्या था, कन्वर्जन इनटू ऑक्साइड। पहला क्या था, कन्वर्जन इनटू ऑक्साइड या मेटल ऑक्साइड। तो इसके दो प्रोसेस होते हैं, दो तरीके से हम करते हैं। पहला जो प्रोसेस है ये है कैल्सिनेशन। अब ये क्या होता है, तो इसमें हम क्या करते हैं कि जो भी हमारा कंसंट्रेटेड ओर है उस ओर को हम लिमिटेड एयर या विदाउट एयर की सप्लाई में हीट करते हैं। समझ में आया क्या? मैंने क्या बोला कि कैल्सिनेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो ओर है, कंसंट्रेटेड ओर है, उसको हम हीट करते हैं इन द अब्सेंस ऑफ एयर और लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर। ये क्लियर होना चाहिए भैया, इन द अब्सेंस ऑफ एयर और लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर। तो कैल्सिनेशन क्या है, द प्रोसेस ऑफ हीटिंग ऑफ concentrated ore in the absence of air एयर की जगह पे O2 भी ले सकते हैं, सेम ही बात हुई। और इन लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर। अब भाई अगर ये है तो हमें मेटल ऑक्साइड कैसे मिलेगा, तो यहां समझना हम कौन से ओर हैं जिनका हम कैल्सिनेशन प्रोसेस करेंगे और वो मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट होगा, मतलब वहां पहले से ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा। राइट, तो इसमें क्या होता है, हम जनरली क्या करते हैं, वो ओर जिनके अंदर ऑक्सीजन पहले से प्रेजेंट होता है उनका हम कैल्सिनेशन करते हैं। जैसे पहला कैल्सिनेशन ऑफ, अब कैल्सिनेशन रहने देते हैं, यहां लिखते हैं हीटिंग ऑफ। ठीक है, वही बात हुआ, हीटिंग है, हीटिंग ऑफ कार्बोनेट ओर्स। बोलो भाई, कार्बोनेट ओर्स में पहले से ऑक्सीजन रहेगा। जैसे एग्जांपल देखते हैं, सिडेराइट। बोलो भाई, याद है कि नहीं, सिडेराइट। सारे कार्बोनेट ओर का हीटिंग करो, ठीक है, तो ये हीट होगा तो FeO प्लस CO2। ठीक, सेरोसाइट, इसको हिट करेंगे तो क्या मिलेगा अपने को, PbO प्लस CO2। इसके बाद मान लो मैंने ले लिया कैलामाइन, इसको भी हिट किया तो क्या मिला, मेटल ऑक्साइड प्लस CO2। राइट, इसके अलावा अगर हम बात कर लेते हैं
मैलाकाइट का तो इसकी भी अगर हीटिंग कराएंगे हम तो हमें क्या मिलेगा, मेटल ऑक्साइड प्लस CO2 प्लस H2O, राइट। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या देखा, एक जनरल ट्रेंड निकाल सकते हैं कि जहां पे हमने मेटल कार्बोनेट की हीटिंग की, ठीक है, कैल्सिनेशन किया, तो एक जनरल ट्रेंड हमें क्या मिला वो देखते हैं। तो हमने क्या किया, यहाँ पे कैल्सिनेशन किया मेटल का, ठीक है, मेटल कार्बोनेट का, तो हमें क्या मिल रहा है, मेटल कार्बोनेट नेट की अगर हीटिंग कर रहे हैं हम तो हमें क्या मिल रहा है, मेटल ऑक्साइड प्लस क्या मिल रहा है हमें, CO2। बोलो भाई, बात समझ में आ रही है क्या? ये अपना की पॉइंट हुआ, इसको आप नोट डाउन करिए, ठीक। तो हमने क्या किया, यहाँ पे मेटल कार्बोनेट की हीटिंग की इन द अब्सेंस ऑफ एयर। क्या था इस प्रोसेस को, क्या बोलेंगे, इन द अब्सेंस ऑफ एयर को कैल्सिनेशन, है ना। तो लिख सकते हैं, वैसे कोई बात नहीं, ठीक है, इन द अब्सेंस ऑफ एयर। तो ये प्रोसेस जो होता है, ये प्रोसेस होता है रिवर्बरेटरी फर्नेस में। ये एक ऐसे टाइप का फर्नेस है जहां पे हम डायरेक्ट फ्यूल का कनेक्शन ओर के साथ नहीं करते, समझना आप इस चीज को। मैंने क्या किया, यहां से सप्लाई देना शुरू किया, पहले बना लेते हैं। वैसे एनसीईआरटी में दिया हुआ है, आप वहां से भी देख सकते हैं। ये जितनी लाइनिंग्स होंगी ना, ये लाइनिंग ब्रिक्स की हो सकती है या कोई ऐसा मटेरियल जो हीट करता हो, हीट जनरेट करता हो, ठीक है। हीट होने के बाद जैसे इसमें क्या होगा, मैं आपको समझा रहा हूँ। इसमें ये आपका हो गया चिमनी, यहाँ से गैसेस निकलेंगी सारी, जैसे आप समझ लो कि जैसे गांव वगैरह में ईंट बनता है ना, उसी तरीके का ये प्रोसेस है। तो यहां से हमने क्या किया, यहां से ओर डाला, ठीक है, और यहाँ पे रहता है ये ओर डालने के लिए, ये ओर हो गया, और यहाँ पे अपना फ्यूल रहेगा, ये है फ्यूल, ये है अपना ओर, ठीक है। यहाँ से ओर डाला हमने, यहाँ पे ओर पहले से हो गया। अब देखना क्या होगा, अब यहाँ से क्या होगी, फ्यूल गर्म होगी, और फ्यूल गर्म होने की वजह से ये सारी सरफेसेस गर्म होंगी, ये सरफेस गर्म होगा, ये सरफेस गर्म होगा, क्योंकि हमने यहाँ क्या लगाया, ब्रिक्स लगाया। तो ये सरफेस जब पूरा गर्म होगा तो ये गर्म हवा जब इसको क्रॉस करेगी, इसको क्रॉस करेगी, तो क्या होगा, जो मेटल होगा उसकी, आप क्या बोल रहे हैं, कैल्सिनेशन होगा। क्लियर, समझ में आया क्या? कि ये गर्म हवा क्या करेगी, मेटल को तोड़ना चाहेगी, मेटल की को हीट करेगी, तो यहाँ से मेटल टूटेगा। कार्बोनेट जो था, मेटल कार्बोनेट, वो क्या होगा, मेटल ऑक्साइड में टूटने की कोशिश करेगा, और जो भी गैसेस होंगी वो चिमनी के रास्ते निकल सकती हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया। CO2 इस केस में क्या होगा, CO2 यहाँ से निकलेगा। तो इस फर्नेस का नाम क्या है भैया, रिवर्बरेटरी फर्नेस, ठीक है। इसको नोट डाउन करिए।
समझना आप, मैंने क्या बोला कि यहाँ फ्यूल का डायरेक्ट कांटेक्ट ओर के साथ नहीं है, राइट। यहाँ पे क्या फ्यूल अपना गर्म हो रहा है और गर्म हवा दे रहा है और क्या हुआ कि जो भी आपका चैम्बर है तो वो पूरा का पूरा चैम्बर गर्म हो जाता है, पूरा चैम्बर गर्म हो गया क्योंकि उसके आसपास के जो मटेरियल्स जिनसे वो चैम्बर बना, अंदर की लाइनिंग्स जो है वो उसको गर्म करने में हेल्प करती हैं, जो मटेरियल्स होती हैं। वो क्या हुआ, अब वहां से जो गर्मी होती है उस गर्मी की वजह से ये मेटल कार्बोनेट टूटता है, पिघलता है, राइट। अगर ये पिघलेगा टूटेगा तो ये क्या होगा, मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट होगा और CO2 गैस यहाँ से निकल जाती है, पहली बात। अब दूसरी बात, इसके अलावा कैल्सिनेशन का यूज और करते हैं जब हमारे पास क्या हो, हाइड्रेटेड ओर्स हो। फॉर हाइड्रेटेड ओर्स भी हम कैल्सिनेशन का यूज करते हैं, राइट। तो उसमें भी क्या होगा, अब सोचो हाइड्रेटेड ओर का क्या मतलब हुआ, उसमें वाटर रहेगा, वो वाटर क्या करेगा, वेपर के फॉर्म में उड़ जाएगा। तो जैसे मैं बात करता हूं यहाँ पे लिमोनाइट की, तो लिमोनाइट अगर हीट करते हैं हम, कैल्सिनेशन करते हैं, तो ये क्या होगा, वाटर वेपर उड़ जाएगा और हमारे पास मेटल ऑक्साइड मिल जाएगा। बोलो भाई बात समझ में आ रही है क्या? ठीक है। सेम प्रोसीजर हम किसके लिए कर सकते हैं, बॉक्साइट के लिए भी कर सकते हैं। बोलो, तो बॉक्साइट का भी आप कर सकते हो, इसका भी कैल्सिनेशन करेंगे तो क्या होगा, मेटल ऑक्साइड रहेगा और वाटर अपना वेपर के फॉर्म में उड़ जाएगा। ठीक है, तो ये होता है अपना कैल्सिनेशन, पूरा का पूरा प्रोसेस को नोट डाउन करिए। जैसा हमने कैल्सिनेशन पढ़ा उसी तरह उसका छोटा भाई भी है, उसका नाम है रोस्टिंग, जस्ट अपोजिट। कैल्सिनेशन में क्या था, लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर और विदाउट एयर। यहाँ पे क्या होगा, भर के एयर दो, जितना ऑक्सीजन दे सकते हो उतना दे दो, ठीक है। तो क्या होगा, हीटिंग ऑफ concentrated ore in full supply of air या O2। क्या लिखा मैंने, हीटिंग ऑफ कंसंट्रेटेड और इन फुल सप्लाई ऑफ एयर और O2। तो इसको हम बोल सकते हैं क्या कि ये कंबशन प्रोसेस भी है। बोलो समझ में आ रहा है क्या? तो हमने क्या बोला कि रोस्टिंग वो प्रोसेस होता है जहां पे ऑक्सीजन फुल सप्लाई में दे रहा है, जितना देना है दे दो, ठीक है। कैल्सिनेशन में क्या किया था हमने, ऑक्सीजन रोक दिया था, ठीक है, बहुत कम अमाउंट में, बहुत कम ही जगह मिलता है वैसे तो। कार्बोनेट्स ब्रेक हो रहे थे तो उनके अंदर पहले से ऑक्सीजन था, वो क्या कर रहा है, टूट रहा है, तो CO2 प्लस मेटल ऑक्साइड में दे रहा है। यहाँ रोस्टिंग में भी हम यही चीज करते हैं, बट यहाँ ऑक्सीजन ज्यादा देते हैं। तो रिवर्बरेटरी फर्नेस इसमें भी यूज होता है, रिवर्बरेटरी फर्नेस इसमें भी यूज होता है। अंतर क्या होता है कि वहां पे हमने जैसे मान लो जो हमारी चिमनी थी और बाकी जो सेटअप था, ठीक है, तो उसको क्लोज किया हुआ था, उसमें हमने क्या किया, छोटे छोटे दरवाजे लगा दिए, खिड़कियां लगा दी छोटे छोटे, ठीक है। तो वो पहले जब हम मान लो बात करते हैं कि जब हमारा कैल्सिनेशन प्रोसेस होता था तो सारी खिड़कियां हमने बंद कर दी, ठीक। अब क्या करेंगे, पूरी खिड़कियां खोल देंगे, तो जो खिड़कियों के रास्ते से एयर आएगी, फुल सप्लाई होगा कि नहीं होगा, समझ में आया? तो वही बात हुआ कि यहाँ पे हम क्या करते हैं कि यहाँ पे जितना रिवर्बरेटरी फर्नेस ही यूज करते हैं, सेम प्रोसेस है ना, कोई अंतर थोड़ी है। अंतर क्या है, बस ऑक्सीजन की सप्लाई का, रिवर्बरेटरी फर्नेस इज यूज। ठीक है, और क्या होगा, रिवर्बरेटरी फर्नेस इज यूज, लेकिन उसमें क्या करेंगे हम, खिड़कियों को खुले रखेंगे, ठीक है। तो जहां जहां पे हमें मिलते हैं होल्स उनको खोले रखते हैं, राइट। दूसरी बात ये है कि रोस्टिंग हम कई तरीके से कर सकते हैं, कम टेम्परेचर में भी कर सकते हैं, हाई टेम्परेचर पे भी कर सकते हैं। तो जनरली अगर हम कम टेम्परेचर पे करते हैं तो पहला केस लेते हैं, मान लीजिए एट मॉडरेट टेम्परेचर, मॉडरेट टेम्परेचर, मॉडरेट टेम्परेचर मान के चलिए 500-600 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए मैंने हीटिंग किया तो ये क्या देगा, ठीक है।
मैंने यहाँ क्या लिया, गैलेना, और इसकी हीटिंग किया तो हमें क्या मिल गया, PbO प्लस SO2, राइट। यहाँ पे भी क्या हो रहा है, अब वहां पे हमें कार्बोनेट मिल रहा था, यहाँ पे क्या हो रहा है, सल्फर डाइऑक्साइड, राइट। भाई देखो यहाँ पे भी सेम चीज हो रहा है। यहाँ पे क्या किया हमने, इसको क्या बोलते हैं, जिंक ब्लेंड, और क्या बोलते हैं, स्फेलेराइट, स्फेलेराइट, ठीक है। तो यहाँ पे भी अगर हमने इसकी हीटिंग की तो क्या मिला हमें, जिंक का ऑक्साइड और SO2 मिला। लेकिन अब देखो, अगर हमने थोड़ा कम टेम्परेचर लिया, मान लो ले लिया अप्रॉक्स 5 डिग्री सेंटीग्रेड पे, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा अपना कि ये जो PbS था ये बना लेगा लेड सल्फेट, राइट। और ये जो जिंक था, जिंक ब्लेंड, ये भी क्या बना लेगा अपना, जिंक सल्फेट, ये भी बनता है। अब जरा देखो, अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फिर से हमें ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा और ये टूट जाएगा अपने ऑक्साइड में और उसके पर्टिकुलर गैस में। यहाँ पे क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड, इसको नोट डाउन करिए। अब देखो, अभी तक हमने क्या किया, अभी तक हमने ये देखा कि अगर मैंने कोई भी एक सल्फाइड ओर लिया और उसकी हीटिंग करी, ठीक है, रोस्टिंग किया, तो क्या होगा, वो उसके मेटल ऑक्साइड में प्लस SO2 में कन्वर्ट हो रहा है, राइट। अभी कभी कभी क्या होता है कि हमने हीटिंग तो किया लेकिन वो पूरी तरह से अपना ऑक्सीडेशन नहीं शो करता है, ये तो क्या होता है, कभी कभी पार्शियल ऑक्सीडेशन भी होता है, पार्शियल ऑक्सीडेशन बोल लीजिए या हीटिंग बोल लीजिए। यहाँ पे पार्शियल हीटिंग इज ऑल्सो अकर। जैसे मान लीजिए मैंने लिया CuFeH2, बताओ भाई क्या है ये, इसका नाम बताओ, क्या बताया था मैंने, चैल्कोपाइराइट। तो CuFeH2 को मैंने अगर रोस्टिंग किया तो ये क्या होता है, Cu2S प्लस FeO प्लस SO2 में कन्वर्ट होता है, राइट। तो अगर यहाँ पे देखें तो हमने क्या लिखा कि ये Cu2S क्या था, Cu2S FeO SO2, जबकि क्या होना चाहिए, इसके भी ऑक्साइड में कन्वर्ट होना चाहिए, राइट। और इसका ऑक्साइड तो मिल गया हमें और यहाँ पे SO2 गैस मिल रही है, लेकिन इसका ऑक्साइड नहीं मिल पा रहा है, Cu2S का ऑक्साइड नहीं मिल पा रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, अब जाके ये जो प्रोसेस होगा इसको बोलेंगे कि हमारा पूरा का पूरा हीटिंग नहीं हुआ है, जो पूरा कन्वर्जन था ऑक्सीजन में ऑक्साइड में वो कन्वर्ट नहीं हुआ है। तो ये आप नोट डाउन करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बार बार आएगा। ये हम जब कार्बन का कॉपर का रिडक्शन जब पढ़ेंगे तो यहाँ पे भी ये रिपीट होगा, कॉपर की जब मेटलर्जी पढ़ेंगे तो वहाँ पे रिपीट होगा। यहाँ पे Cu2S को हम बोलते हैं मैट कॉपर, आगे डिटेल में बताएंगे वैसे, ठीक है। अब इसको इतना नोट डाउन करिए। पहला केस हमने क्या देखा इसमें कि पहला जब देखा कि हमने जैसे PbS लिया और उसको हीटिंग किया तो हमें क्या मिला, उसका PbO ऑक्साइड और प्लस SO2। दूसरा हमने ये देखा कि हम कभी कभी पार्शियल हीटिंग भी करते तो हैं, पूरी हीटिंग करते हैं, लेकिन जो पार्शियल कन्वर्जन होता है ऑक्साइड में, राइट, जैसे CuFeH2 की बात करें तो Cu2S मिल रहा है प्लस FeO मिलता है प्लस SO2 मिलता है, तो Cu2O मिलना चाहिए था लेकिन Cu2S मिल रहा है, राइट। अब तीसरी बात करते हैं, अगर हाई टेम्परेचर हम लेते हैं, एट हाई टेम्परेचर कुछ मेटल ऐसे होते हैं जो भी मेटल ऑक्साइड बनना चाहिए वो मेटल ऑक्साइड में नहीं, डायरेक्ट मेटल में कन्वर्ट हो जाता है। देखते हैं हम कैसे। एट हाई टेम्परेचर
some metal sulfides get converted into direct metal instead of मेटल ऑक्साइड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। तो क्या बोला मैंने कि जब हाई टेम्परेचर पे हम रोस्टिंग करते हैं, ठीक है, तो कुछ ऐसे मेटल सल्फाइड्स होते हैं वो मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट होने के बजाय डायरेक्ट मेटल में कन्वर्ट हो जाते हैं, राइट। तो जैसे मैं मान लेता हूँ Cu2s, नाम बताओ इसका, चैल्कोसाइड, ठीक है। अब मैं इसकी हीटिंग कराता हूँ तो ये क्या होता है, यहां समझना आप, मैंने क्या लिया, मेटल का सल्फाइड लिया, ठीक है, और वो डायरेक्ट क्या हो रहा है, डायरेक्ट मेटल में कन्वर्ट हो रहा है, डायरेक्ट मेटल। अभी तक हमने क्या देखा था कि मेटल के ऑक्साइड में कन्वर्ट हो रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या डायरेक्ट मेटल में कन्वर्ट होता है। तो ये जो प्रोसेस होता है इसको हम बोलते हैं सेल्फ रिडक्शन। इस प्रोसेस को बोलते हैं सेल्फ रिडक्शन। बोल सकते हैं यहाँ पे क्या है, वो रिडक्शन के लिए किसी और फैक्टर पे डिपेंडेंट नहीं है। ऑक्साइड में कन्वर्ट हुआ होगा और ऑक्साइड से डायरेक्ट ये क्या होगा, अपने मेटल में कन्वर्ट हो गया होगा, ठीक है। तो यहां से बोल सकते हैं ये सारे के सारे एलिमेंट क्या है, आत्मनिर्भर है, ठीक है। सेल्फ रिडक्शन देखो जरा, या फिर क्या बोल सकते हैं इसको, ऑटो रिडक्शन, खुद से ही हो जा रहा है, रिडक्शन करने की जरूरत ही नहीं पड़ रही है, ठीक है। या कहीं कहीं पे आपको मिलेगा इसको एयर रिडक्शन भी बोलते हैं, ठीक है। तो अब आप कैसे ये समझोगे कि सर किसका किसका सेल्फ रिडक्शन होता है, ठीक। तो ये तीन ही एलिमेंट है जिसका सेल्फ रिडक्शन होता है। कहीं कहीं पे आपको एंटीमनी भी आता है, कहीं कहीं पे एंटीमनी आता है, तो इसको बहुत कम ही जगह यूज किया जाता है। मेनली ये तीन है, कॉपर, पारा और लेड। इन तीनों का ही हम सेल्फ रिडक्शन करते हैं। तो याद कैसे करेंगे समझना। तो मैंने इसको लिखा, कॉपर को तांबा, इसको लिखा पारा, और इसको लिखा लेड को लिख ला, मान लो शीशा लिख लिया। क्लियर भाई, समझ में आ रहा है क्या, तांबा, पारा, शीशा। अब पहला सबका ले लो आप, तो क्या बन गया, तापसी। क्या बना भैया, तापसी। और तापसी पन्नू अपनी क्या है, बॉलीवुड की हीरोइन है, और वो भी क्या है, किसी पुराने बैकग्राउंड से नहीं आई है। जैसे कपूर फैमिली से लोग आते हैं, रणबीर कपूर, उसके पापा शशि कपूर, जो भी है उसके पापा कपूर, तो कपूर खानदान कंटिन्यू होता रह रहा है, ठीक है। तो वहां पे क्या होता है कि ये जो है इसने क्या हुआ, खुद से अपनी एक पहचान बनाई बॉलीवुड में, तापसी पन्नू ने। तो क्या बोला, ये खुद से इसने पहचान बनाई, राइट, खुद से इसने पहचान बनाई। इसका क्या हुआ, उसने खुद को ऑटो बोल सकते हैं ना, खुद की पहचान बनाया, ठीक है। तो ऐसे ही आप कैसे याद कर सकते हो कि ये जो है तापसी, तांबा, पारा, शीशा। तापसी क्या है, तांबा, पारा, शीशा, ये क्या था, इसका ऑटो रिडक्शन हो रहा है। बोलो भाई, बात समझ में आ रहा है क्या। निमोनिक से याद करना पड़ेगा, किसी तरीके से ये रिपीट होता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसका किसका सेल्फ रिडक्शन या ऑटो रिडक्शन होता है। तो ये होपफुली आपको याद करना ही पड़ेगा, और याद हो भी जाएगा, बहुत आसान है। समझो इस चीज को कि ये तांबा, पारा, शीशा होता क्या है, कैसे कनेक्ट कर पाओगे। तापसी पन्नू एक हीरोइन है, उसने खुद से अपनी पहचान बनाई बॉलीवुड में। तो वैसे ही तापसी, तांबा, पारा, शीशा, ये क्या खुद से ही रिड्यूस हो जाते हैं। इसको कोई जरूरत नहीं होती है कि भैया तुम कार्बन रिडक्शन करो या कोई दूसरा मेटल का रिडक्शन करो, या फिर जो आगे आपको रिडक्शन वैसे मैं बताने वाला हूँ, थोड़ा बता दे रहा हूँ यहाँ पे कि कॉपर से भी मेटल का भी रिडक्शन कर सकते हैं, मेटल से भी कर सकते हैं, कार्बन से भी रिडक्शन कर सकते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल करते हैं, इलेक्ट्रो रिडक्शन भी होती है, राइट। तो बहुत तरह के रिडक्शन होते हैं, ये कोई रिडक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है और ज्यादा खर्चा नहीं चाहिए मुझको। मैं सीधे
अपने सल्फाइड और से तुम मुझे क्या करो, बस हीट कर दो, अपने आप मैं कन्वर्ट हो जाऊंगा। राइट, समझ में आया? इसको नोट डाउन करिए। चलिए भाई, रोस्टिंग समझ में आएगा। रोस्टिंग में क्या हमने किया था कि ज्यादा ऑक्सीजन सप्लाई किया था, तो जो भी अपना सल्फेट होगा तो सल्फेट भी अगर टूटेगा तो वैसे सल्फेट का रोस्टिंग हम नहीं करेंगे क्योंकि ऑक्सीजन पहले से मौजूद है, तो उसको क्या करेंगे, कैल्सिनेशन कर लेंगे। तो आपको ये समझ में आया होगा। और अगर आपने ध्यान दिया होगा तो आपने देखा मैक्सिमम मैंने क्या किया, सल्फाइड ओर्स का ही रोस्टिंग किया। ठीक है, तो जब इंडिविजुअल मेटलर्जी में पढ़ाऊंगा मेटल्स का, तो आप खुद बताओगे किसका कैल्सिनेशन करना है, किसका रोस्टिंग करना है। राइट, अब देखना जरा कि अब रोस्टिंग में हम कर क्या रहे हैं, बेसिकली हीट ही तो कर रहे हैं। ठीक है, तो कुछ ऐसे इम्प्योरिटीज भी रहते हैं नॉन मेटालिक जो आसानी से हीट किया और वो अपने वोलेटाइल फॉर्म में बाहर निकल गए। राइट, समझ में आ रहा है क्या? जो पहले से भाप बन के बाहर निकल गया। तो जैसे मैंने बोल दिया, चलो एक मेटल है और हमने O2 मिलाया इसमें, तो ये अपने ऑक्साइड फॉर्म में बाहर निकल गया। ठीक है, तो कैसे ये निकला होगा, 4 मेटल ले लिया, 3O2 ये, तो ये जैसे इसमें क्या होता है, कुछ ऑक्साइड्स हैं, ये वोलेटाइल फॉर्म में होते हैं। हिट किया मेटल, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया, वोलेटाइल फॉर्म में लेके निकल गया। ये देखिए गैसियस फॉर्म में बाहर निकल गया। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं, सल्फर था पड़ा हुआ या कुछ आर्सेनिक, एंटीमनी, फास्फोरस, ये सब क्या थे, उस जो भी हमारा कंसंट्रेटेड ओर था उसके अंदर पड़े हुए थे। जैसे उनको ऑक्सीजन मिला, उन्होंने अपना अपना क्या किया, मेटल ऑक्साइड बनाया जो कि वोलेटाइल इन नेचर और जो चिमनी के रास्ते बाहर निकल जाएंगे। इसके अलावा इसका एक और एग्जांपल है, जब हम रोस्टिंग की बात करते हैं तो मैंने आपको बताया था कैसिटराइट, याद आ रहा है क्या? कैसिटराइट क्या था, बोलो भाई? SnO2 कैसिटराइट था ना। तो ये टीन का ओर है, तो हम जब टीन का एक्सट्रैक्शन करते हैं तो यहाँ पे कुछ इंप्योरिटी रहती हैं, जैसे CuS की इंप्योरिटी हो गई, FeS की इंप्योरिटी हो गई। तो ये क्या होता है, जब हम इसकी रोस्टिंग करते हैं, कैसिटराइट की रोस्टिंग करते हैं, कैसिटराइट की ओर है, इसकी रोस्टिंग करते हैं, तो ये जो इंप्योरिटीज रहती है ये भी क्या हो गई, अपने अपने सल्फेट फॉर्म में बाहर निकल गई। बोलो भाई, बात समझ में आ रहा है क्या? तो ओवरऑल कहने का ये मतलब है कि रोस्टिंग या कैल्सिनेशन, इसमें हम कर क्या रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, किसी तरीके से मेटल का ऑक्साइड बना रहे हैं। ठीक है, अगर उसमें सल्फर का प्रेजेंस है, सल्फाइड हो रहा है, तो हमने उसमें ऑक्सीजन मिला दिया। राइट, तो ऑक्सीजन मिलाएंगे तो उसका ऑक्साइड मिलेगा और SO2 बन के बाहर निकल जाएगा। अगर पहले से ऑक्सीजन मौजूद है, जैसे सल्फेट हो गया या कार्बोनेट हो गया, तो हमने क्या किया, उसको लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर या एयर दिया ही नहीं, जिसको कैल्सिनेशन बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ से समझ में आ जाएगा आपको। अब देखो, अगर याद करना है तो ये याद रखना, C फॉर कैल्सिनेशन और C फॉर कार्बोनेट। याद करने का तरीका, अगर शुरुआत में आप एकदम शुरू कर रहे हो, पहली बार पढ़ रहे हो, ये चीज हो सकता है, C फॉर कैल्सिनेशन, C फॉर कार्बोनेट, इस तरीके से आप याद कर सकते हो कैल्सिनेशन किसका करते हैं। इसको नोट डाउन करिए। चलिए भाई, आई होप आपको समझ में आया कि रोस्टिंग और कैल्सिनेशन क्या है। इसके बाद बात आती है स्मेल्टिंग की। ठीक है, स्मेल्टिंग, राइट, इसमें हम बात करते हैं स्लैग फॉर्मेशन। स्लैग फॉर्मेशन, अब भाई इसमें क्या, ये क्या होता है, तो कई बार ऐसा होता है कि हमने क्या किया, देखा कि यहाँ पे पर्टिकुलरली एक ऑक्साइड पड़ा है और वो इम्प्योरिटी है। तो जैसे मैंने बात किया, जब हमने CuFeS2 की रोस्टिंग करी थी तो हमें क्या मिला था, CO2S, बोलो भाई, और क्या मिला था, FeO प्लस क्या मिला था, हमें SO2 मिला था। बोलो भाई, SO2 मिला था ना, SO2 मिला था, हो जाएगा ना 10 ऑक्सीजन। ये खुद से कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है ऐसा कुछ। ठीक है, ये बहुत आसान है। तो मैंने आपको क्या बोला था कि यहाँ पे हमने क्या किया कि हमें निकालना क्या है, कॉपर। राइट, कॉपर निकालना है।
तो कॉपर का तो हमें ये मिल गया, ऑक्साइड की जगह पे ये मिल गया, ये FeO भी मिल रहा है, ये तो इम्प्योरिटी है ना। तो इस इम्प्योरिटी को हम कैसे हटाएं? ये तो मान लो गैस बन के उड़ गया, लेकिन ये तो अभी भी सॉलिड फॉर्म में है, ठीक है। तो हमने क्या किया, अलग से अपनी तरफ से कुछ ऐड किया। कुछ ऐड क्या करेंगे वो देखो। तो मैंने मान लो यहाँ पे लिखा CO2S प्लस FeO, ठीक। अब FeO के बारे में अगर मैं पूछूं तो ये मेटालिक ऑक्साइड है या फिर एसिडिक ऑक्साइड है, आप बताओ, ठीक। तो अगर आप बोल रहे हो कि ये मेटालिक ऑक्साइड है तो ये बेसिक होगा, राइट। तो बेसिक है तो मैंने क्या किया, यहाँ पे एक एसिडिक ऑक्साइड यूज किया। अब एसिडिक ऑक्साइड होता क्या है, नॉन मेटालिक ऑक्साइड, एसिडिक ऑक्साइड होंगे। तो क्या होगा, ये हमें मिल गया CO2S एज इट इज, और इसने इसके साथ कंबाइन कर लिया, ठीक है। इसने बना लिया क्या, FeSiO3, ठीक है। और ये जो रहता है ये फ्यूजिबल मास होता है। फ्यूजिबल मास का मतलब कि मोल्टेन फॉर्म में होता है, मोल्टेन फॉर्म में होता है, राइट। तो अब क्या होगा, ये जो हमारी इंप्योरिटी थी हट गई, और देखिए क्या होता है, ये जो CO2S रहता है इसकी डेंसिटी हाई रहती है, इसकी डेंसिटी कम रहती है। तो ये कम अगर डेंसिटी रहेगा तो अगर मान लीजिए मैंने एक कंटेनर में इसको डाला है, यहाँ रिएक्शन हो रहा है जो हम, तो यहाँ क्या होगा, CO2S नीचे रह जाएगा और यहाँ पे ऊपर क्या हो जाएगा अपना, यहाँ पे FeSiO3 आ जाएगा, राइट। तो इस FeSiO3 को हम बोलते हैं स्लैग, क्लियर हुआ, जिसको बोलेंगे हम स्लैग। समझ में आया क्या? तो स्लैग जो रहती है उसकी डेंसिटी कम होती है, तो वो ऊपर लेयर पे रहेगा और आसानी से उसको हम क्या करेंगे, बाहर कर सकते हैं, और नीचे हमें जो चाहिए था वो मिल गया, ठीक है। मैट कॉपर मिल गया, समझ में आया क्या, समझो। तो हमें क्या बोलते हैं, स्लैग फॉर्मेशन क्या होता है कि अगर हमारे पास नॉन मेटालिक ऑक्साइड है, समझना आप बात को, कि अगर हमारे पास नॉन मेटालिक ऑक्साइड है और उसकी इम्प्योरिटी है, इसकी इम्प्योरिटी है, तो अगर मैंने मान लीजिए इसमें मेटालिक ऑक्साइड मिलाया, अपने से मिलाते हैं हम, हमें मालूम है, पहले से मालूम रहता है कि इसमें कौन सी इम्प्योरिटी आने वाली है, ठीक है। तो यहां से नॉन मेटालिक ऑक्साइड मिलाया तो हमें क्या मिल जाता है, स्लैग। ये कॉन्सेप्ट है इसके पीछे का, ये प्रिंसिपल है। तो नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स का मतलब क्या हुआ, एसिडिक ऑक्साइड, राइट। और ये क्या हो जाएगा आपका, बेसिक ऑक्साइड। दोनों आपस में रिएक्ट करके स्लैग बनाते हैं। स्लैग क्या होता है, डेंसिटी कम होती है, ऊपर से निकल जाता है और नीचे हमें जो पर्टिकुलर फॉर्म में चाहिए मेटल वो मिल जाता है। तो इसको नोट डाउन करिएगा। और ये स्लैग फॉर्मेशन के पूरे प्रोसेस को बोलते हैं हम स्मेल्टिंग, राइट। कई जगह पे यहाँ पे आपको लिखा रहेगा कि कार्बन रिडक्शन को भी स्मेल्टिंग बोलते हैं, आप अपने अनुसार देख लेना। एग्जाम में अगर पूछता है मोस्टली यही पूछेगा, स्लैग फॉर्मेशन के बारे में, स्मेल्टिंग के बारे में बहुत कम पूछता है। लेकिन अगर पूछे तो आप ऑप्शंस देख लेना कौन सा है, कि यहाँ पे भी होता है कि हम क्या करते हैं, स्लैग फॉर्मेशन करते हैं, स्लैग फॉर्मेशन के बाद ये पूरा प्रोसेस जो होता है उसको स्मेल्टिंग बोलते हैं। ताकि उसमें क्या होता है कि हम स्लैग बना के और ऊपर से हम, डेंसिटी कम होती है स्लैग की, तो ऊपर से हम जो हमारी इम्प्योरिटी है उसको निकाल लेते हैं और नीचे हमारे पास जो चाहिए वो मिल जाता है। वैसे इसको मैट कॉपर बोलते हैं, मैट कॉपर, ठीक है। थोड़ी सी इसमें Fe+2 की इम्प्योरिटी रहती है, इसको, इस पूरे को बोलते हैं मैट कॉपर, याद रखना। CO2S प्लस Fe2 थोड़ा सा रहता है, ये बहुत कम रहता है, बहुत कम अमाउंट में। ऐसा मत सोचो कि सर यहाँ पे इम्प्योरिटी थी ये तो निकल गया, नहीं, अब हिट किया तो थोड़ा बहुत बचता है। ये कॉम्बिनेशन है जिसको हमने नाम दिया मैट कॉपर, कहीं पूछता है एग्जाम में, इसलिए आपको बता दूं, इसको नोट डाउन करिए। तो हमने क्या देखा कि हमारे पास जो इम्प्योरिटी थी CuFeS2 में, FeO की इम्प्योरिटी थी, वो बेसिक इम्प्योरिटी है। अब एक एग्जांपल लेते हैं, अगर हमारे पास एसिडिक इम्प्योरिटी रहे तो क्या करें। एसिडिक इम्प्योरिटी लाइक किसकी बात कर लें, सिलिका की बात कर लेते हैं, SiO2 की, या फिर P4O10 की इम्प्योरिटी रहेगी तो क्या करेंगे, आप बताइए। ये क्या है, एसिडिक है, तो हमें इसके लिए क्या चाहिए, बेसिक ऑक्साइड, ठीक है। तो जनरली जब भी फ्लक्स हम यूज करते हैं, फ्लक्स वन मैंने यूज कर लिया यहाँ पे, तो जब भी हम कोई अलग कंपाउंड यूज करते हैं इसमें, ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ एसिडिक है तो वो क्या होगा, बेसिक, ठीक है, प्लस बेसिक कंपाउंड को यूज करते हैं, क्या होगा,
बताइए आप, मेटल का ऑक्साइड होना चाहिए, राइट। तो मैंने मान लीजिए यूज किया लाइमस्टोन, तो होगा क्या, हीट तो हो ही रहा है, तो CaCO3 ये हीट हुआ तो CaO प्लस CO2। अब ये CaO क्या करेगा, SiO2 के साथ रिएक्ट कर लेगा और बनाएगा CaSiO4, ठीक है, SiO2 ना, सॉरी CaSiO3। और इसी तरीके से CaO क्या करेगा, P4O10 के साथ रिएक्ट करेगा तो बनाएगा आपका Ca3PO4 का होल ट्वाइस, ठीक है। तो ये आपका बनता है, इसको हम बोलते हैं थॉमस स्लैग, नाम है, ठीक है। ये भी अपना स्लैग बन गया। तो स्लैग आपको, आई होप आपको समझ में आएगा। तो स्लैग की कुछ प्रॉपर्टीज है जो आप नोट डाउन करना, आप खुद से ही देख के बता सकते हो। पहला क्या है कि ये मोल्टेन फॉर्म में निकल रहा है तो इसकी मेल्टिंग पॉइंट कम होगी, इट हैज लो मेल्टिंग पॉइंट। फिर दूसरा क्या है, ये अगर जो स्लैग बन रहा है और वो हमारे पास जो पहले से मेटल कंटेंट है उसके साथ अगर मिक्स हो जाए तो गड़बड़ है ना, ठीक है। तो स्लैग जो होता है वो क्या होता है, इमिसिबल होता है, ठीक है। ये दो पॉइंट्स है जो आपको लिखना है। और तीसरी बात और क्या बता सकते हैं कि ये ऊपर पाया जाता है सरफेस पे, तो इसकी डेंसिटी क्या होती है, लोअर होती है। ये 3 पॉइंट है स्लैग का भी लिखना है आपको, लिख लीजिए इसको। चलिए, आई होप आपको समझ में आया होगा कि स्लैग होता क्या है। इसके बाद बात आती है फ्लक्स की। सेम ही चीज है, होता क्या है कि एक इम्प्योरिटी है, उस इम्प्योरिटी में हम दूसरी जो भी चीजें मिलाते हैं, जैसे हमने क्या मिलाया था, CuFeS2 में जो FeO हटाना था तो हमें SiO2 मिलाया था, राइट। तो उस SiO2 को हम फ्लक्स बोलते हैं, ठीक है। तो समझ में आना चाहिए आपको, CuFeS2 था, ठीक है। ये बार बार रिपीट कर रहा हूं मैं, आता है एग्जाम में, Cu2S प्लस FeO प्लस SO2, राइट, प्लस ऑक्सीजन ले लीजिए आप, राइट। तो यहाँ पे जो FeO है, इस इम्प्योरिटी को हटाने के लिए हमने क्या किया, इसमें SiO2 ऐड किया। तो SiO2 को हम बोलेंगे ये फ्लक्स है, ठीक है। दूसरा एग्जांपल, हमने क्या किया, SiO2 के इम्प्योरिटी को हटाने के लिए हमने CaCO3 ऐड किया, जो कि बेसिकली था क्या, CaO प्लस CO2। तो ये क्या बनाया था अपना CaSiO3, और ये कंबाइन होकर क्या बनाया था, FeSiO3, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इस इम्प्योरिटी को हटाना था तो हमने इसे ऐड किया, तो इसे बोलेंगे फ्लक्स। ये इम्प्योरिटी और ये फ्लक्स, ये दोनों मिला के क्या बनाते हैं, स्लैग। इम्प्योरिटी और फ्लक्स, तो ये स्लैग। तो यहां से आपको एक चीज क्लियर होगा कि फ्लक्स क्या हो सकता है, फ्लक्स कैन बी, पहला एसिडिक इन नेचर, बोलो भाई। अब एसिडिक कौन है, एसिडिक फ्लक्स आप बताइए। जहां पे हमें बेसिक इम्प्योरिटी मिले वहां एसिडिक फ्लक्स ऐड करेंगे, जैसे SiO2 हो गया। इसके अलावा हमने देखा था B4O10, B2O5 उसका डबल है, ठीक है। इसके अलावा हम B2O3 की भी बात कर लेते हैं, ये भी मिलता है, बोरेक्स से मिलता है, ठीक है। उसी तरीके से अपना क्या था दूसरा, बेसिक फ्लक्स। तो फ्लक्स कैन बी एसिडिक इन नेचर और बेसिक इन नेचर। अब बेसिक आप बताइए, कोई मेटल ऑक्साइड उठा लीजिए जो क्या है, स्लैग बना रहा है, तो बोल सकते हैं CaCO3, Fe2O3, MgO। ये सारे के सारे हो जाएंगे। बस आपको ये मालूम होना चाहिए कि अगर एसिडिक इम्प्योरिटी है तो हमें क्या करना है, बेसिक फ्लक्स मिलाना है, और बेसिक इम्प्योरिटी है तो एसिडिक फ्लक्स मिलाना है, बस दैट्स ऑल, ठीक है। इतना ही करना है। और ये फ्लक्स आपसे ऐसे ही पूछा जाता है, आपको खुद से जज करना है, रिएक्शन दिया रहेगा, आपको जज करना है कि कौन सा फ्लक्स हमें मिलाना है, ठीक है। तो भाई बात समझ में आई क्या, फ्लक्स समझ में आया, स्लैग समझ में आया। और ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा पूछी जाती है,
इससे हर बार पूछा जाता है, इसलिए मैंने बार बार रिपीट किया है। इस रिएक्शन को पक्का याद कर लो आप। बैलेंसिंग में कोई दिक्कत नहीं, बैलेंसिंग तो आप खुद से कर लोगे, ठीक है। ये रिएक्शन है, इसको याद कर लो। ये क्या है आपका, चैल्कोपाइराइट है, इसकी हमने रोस्टिंग कराई, ऑक्सीजन की सप्लाई है, रोस्टिंग कराया तो हमें क्या मिला, Cu2S। ये बार बार आ रहा है भैया, ये पूछता है, ठीक है। Cu2S प्लस FeO प्लस SO2। उसके बाद अगला क्या होगा, Cu2S प्लस 2FeO प्लस SO2। इसमें क्या करते हैं हम, SiO3 ऐड करते हैं, SiO2 सिलिकॉन, राइट। तो ये अपना क्या कर लेगा, ये तो अपना गैस फॉर्म में उड़ गया, ये दोनों क्या करेंगे, स्लैग बना लेंगे, और फाइनली हमें ये मैट कॉपर मिल जाएगा, जिसमें थोड़ा सा FeS2 होता है तो मैट कॉपर बोलते हैं। Cu2S प्लस FeS2 एकदम कम अमाउंट में, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा अपना Cu2S प्लस FeSiO3, ठीक है, प्लस अपना क्या हो जाएगा SO2, ये तो निकल ही जाएगा, इसकी कोई बात ही नहीं, ठीक। अब ये Cu2S मिल गया। अब इसमें थोड़ी बहुत इम्प्योरिटी रहती है, तो उसका हमने बताया था, वैसे आपको ये बता चुका हूं मैं कि तांबा है Cu2S, ये क्या करेगा, ऑटो रिडक्शन होगा, ठीक है। तो वहां से कॉपर मिल जाता है, राइट। ये वैसे हम कॉपर की जब मेटलर्जी करेंगे तो वहां पे पढ़ेंगे इंडिविजुअल मेटलर्जी। तो ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि लड़के बार बार भूल जाते हैं कि Cu2O बनाया या FeO बनाया, ठीक है, और ऑप्शन में यही फंसाता है बार बार। तो ये आपको आना चाहिए। और इसका अगला ये पॉइंट अब पूछता है मैट कॉपर क्या होता है, तो Cu2S प्लस FeS2 इन स्मॉल अमाउंट। याद रखना आप, इसमें Fe जो रहता है ये +2 पे रहता है। तो हमने अभी तक स्मेल्टिंग के बारे में बात कर ली, ठीक है। तो स्मेल्टिंग हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया, हमने ऑक्साइड बना लिया, उसके बाद हमने स्मेल्टिंग देख लिया। अब क्या था, ऑक्साइड बनाने के बाद क्या करना था, हमें रिड्यूस करना था मेटल को, किससे, उसके ऑक्साइड से। तो अगला पॉइंट क्या है, रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड, रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड, ठीक है। तो लिखो आप, रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड। तो बहुत तरीके से हम मेटल ऑक्साइड को रिड्यूस कर लेते हैं। तो शुरू में जब मेटलर्जी शुरू किया हो गया, एकदम शुरू के जमाने में, तो इतनी टेक्नोलॉजी भी नहीं होगी और इतना हमारे पास नॉलेज भी नहीं होगा कि हम कौन से मेटल के लिए कौन सा ऑक्साइड लगाएं या क्या प्रोसेस लगाएं कि हम रिड्यूस कर पाए, राइट। तो शुरू में देखा गया कि कार्बन बहुत आसानी से मिल जाता है, हर जगह मिल जाता है, कन्वीनियंट भी रहता है, सस्ता भी रहता है। तो कार्बन रिडक्शन बहुत फेमस है, कार्बन से हम बहुत सारे मेटल्स का रिडक्शन करते हैं। सबसे ज्यादा अगर कन्वीनियंट अगर पूछे तो आप बोल सकते हो कार्बन रिडक्शन, ठीक है। तो कार्बन रिडक्शन पहला क्या है, रिडक्शन विथ कार्बन। मैक्सिमम मेटल्स का रिडक्शन हो जाता है इससे, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे ब्लास्ट फर्नेस में हम इसका यूज करते हैं, ये मेटल मिल गया हमें प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। दूसरा, लेड के एक्सट्रैक्शन के लिए भी यूज करते हैं हम, लेड का ऑक्साइड, कार्बन। तीसरा, जिंक के भी एक्सट्रैक्शन के लिए यूज करते हैं, जिंक के एक्सट्रैक्शन के लिए जिंक का ऑक्साइड बनाया, कार्बन से रिडक्शन करा रहे हैं। ये जरा देखना, ये दोबारा से रिपीट होगा। SnO2 को क्या बोला था, नाम बताओ जल्दी। SnO2 क्या था, बोलो भाई, याद आ रहा है SnO2 हमने कहाँ यूज किया था, जब हमने फ्लोटेशन मेथड यूज किया था वहां SnO2 यूज किया था। क्या बोलते हैं इसको, एसिटराइट। बोला था बार बार आएगा, सब कुछ आपको याद हो जाएगा, कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो याद नहीं हो, ठीक है। तो इसका भी हम काम करते हैं।
कार्बन के साथ SN मिल गया, प्लस लिख सकते हैं आप एक्सट्रैक्शन ऑफ टीन, एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक, एक्सट्रैक्शन ऑफ लेड, यहां क्या था, एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन। अब जरा और देखना आप, ये भी कर सकते हैं, ठीक है। मेथड गलत नहीं है, हम इसको बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन इसका यूज नहीं करते हैं। मैग्नीशियम का जब रिडक्शन करते हैं, क्यों नहीं यूज करते, वो जब मैग्नीशियम का मेटलर्जी जब पढ़ाऊंगा, इंडिविजुअल मेटलर्जी, वहां पे एकदम डिटेल में बताऊंगा। तो अभी फिलहाल आप ये समझो कि कार्बन ऐसा सबसे सस्ता मिलने वाला नॉन मेटल है जहां से लगभग सारे की मेटलर्जी हम कर लेते हैं, ठीक है। सारे एलिमेंट फिजिबल सारे हैं, लेकिन अलग अलग कंडीशन है, जब टेम्परेचर बहुत ज्यादा चला जाता है। जैसे बात करो इसकी, ठीक है, तो मैग्नीशियम कार्बन को रिड्यूस करेगा लगभग 2000 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो उतना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाने के लिए हमें बहुत बड़े ब्लास्ट फर्नेस की जरूरत पड़ेगी, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई की जरूरत पड़ेगी, बहुत ज्यादा कार्बन चाहिए कंबशन कराने के लिए। तो अलग अलग फैक्टर्स है जिन पे हम डिपेंड करता है कि हमें कार्बन रिडक्शन किन किन मेटल्स का करें, क्योंकि मेटलर्जी क्या है, पूरी तरह फिजिबिलिटी, पैसा कम लगना चाहिए, राइट। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कार्बन के लिए हम सारे लगभग सारे एलिमेंट्स का हम यूज कर सकते हैं, उनके ऑक्साइड को, उनके ऑक्साइड से हम कार्बन रिडक्शन करके उनके पर्टिकुलर मेटालिक फॉर्म में ला सकते हैं, ठीक है। इसको नोट डाउन करिए। अगला है हम कार्बन रिडक्शन विद कार्बन मोनोऑक्साइड। अभी तक कार्बन किया, अब कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ भी रिडक्शन कर सकते हैं। बेसिकली ये भी है कि कार्बन रिडक्शन का ये पार्ट है, वैसे इसको डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं, बट आप डाउट में मत रहना कि सर कहाँ पे कार्बन यूज किया, कहाँ कार्बन मोनोऑक्साइड के। ये बेसिकली टेम्परेचर का गेम है, अलग अलग जगह पे, वो डिटेल में मैं आपको एक्सप्लेन करूँ। अभी फिलहाल ये समझो कि हम रिडक्शन कर रहे हैं, प्रोसेस को सीख रहे हैं, राइट। अभी इंडिविजुअल मेटलर्जी पे हम नहीं गए, अभी प्रोसेस को सीख रहे हैं, तो सेम फिर से सेम प्रोसेस होगा। फिर से आपको मिल गया, ठीक है। अब जरा समझना ऐसा क्यों हो रहा है, ध्यान से देखो। तो यहाँ पे अभी कार्बन कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट पे, ऑक्सीडेशन स्टेट 2, राइट। तो ये क्या करेगा, मैक्सिमम पे जाने की कोशिश करेगा। तो मैक्सिमम पे अगर ये जाएगा तो इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। तो दूसरे वाले का क्या होगा, रिडक्शन, राइट। यहाँ पे क्या है, +3 में है, यहाँ पे क्या है, +2 +3 दोनों में है, बताया था मैंने आपको। तो ये क्या करेगा, अपना ऑक्सीडेशन रिडक्शन, सारा एक ही प्रोसेस है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन। ऑक्सीडेशन रिडक्शन एक साथ होता है तो उसको क्या बोलते हैं, रेडॉक्स। तो ये जो रिएक्शन अपना रेडॉक्स है। तो हम कार्बन रिडक्शन का यहाँ पे भी यूज कर रहे हैं। CO कब यूज करते हैं, कार्बन कब यूज करते हैं, ये मैं डिटेल में आपको बताऊंगा, अभी नहीं, थोड़ी देर बाद आने वाला है, राइट। अभी देखो इसके बाद होता क्या है कि और भी है, जैसे मान लीजिए मैंने हाई इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स ले लिए, जैसे कैल्शियम है, ठीक है। तो वो भी रिएक्शन करेगा, ऐसा नहीं कि रिएक्शन नहीं करेगा, लेकिन क्या होता है उसमें अलग प्रोडक्ट बनना चाहता है। अलग प्रोडक्ट अगर बन गया तो फिर हमारा काम तो खत्म हो गया, हमें चाहिए था कुछ और।
बन रहा है कुछ और। जैसे अगर बात करते हैं यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड, और यहाँ पे मैंने कार्बन के साथ रिएक्शन करा दिया, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड के साथ अगर रिएक्शन करा दिया मैंने, मान लीजिए कार्बन का, तो ये हमें मिल जाएगा CaC2, ठीक है, प्लस हमें यहाँ से CO मिल जाता है, राइट। तो अभी यहाँ पे क्या बोला मैंने आपको कि यहाँ पे अपने पास क्या था, हमें चाहिए था ये रिड्यूस करें खुद को, लेकिन हाई इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, तो ये कैल्शियम कार्बाइड बनाता है, कैल्शियम कार्बाइड। अब ये क्या होता है, ये इंटरस्टिशियल कार्बाइड्स होते हैं जो कैल्शियम के जो भी लैटिस होगा उसके अंदर कहीं कहीं पे ये पाया जाएगा, ठीक है। इसके अंदर, इसको आप डिटेल में पढ़ेंगे जब सॉलिड स्टेट एक चैप्टर है उसके अंदर आएगा कि कैल्शियम कार्बाइड बनेगा, कार्बाइड्स कैसे बनते हैं। ये क्या करते हैं, ये जो लैटिस होता है, लैटिस की बात करते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे कहीं कहीं हमारे मेटल्स होंगे, ठीक है, ये मेटल्स पड़े हुए अपने स्ट्रक्चर में, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये जो मॉलिक्यूल होगा ये इसके बीच में कहीं आ जाएगा, यहाँ कहीं आ गया, ठीक है। बॉन्ड नहीं बना रहा है, बस घुस जा रहा है किसी तरीके से। अगर इसको हम देखें मॉलिक्यूलर लेवल पे कुछ ऐसा रहेगा, और इसमें और इसके बीच में ये आ जाता है, ये C2, तो इसको इंटरस्टिशियल स्पेस के बीच में आ जाता है, इंटरस्टिशियल स्पेस के बीच में आ जाता है, जिसकी वजह से ये क्या बनता है, कार्बाइड बना लेता है। तो यहाँ रिएक्शन नहीं हो रहा है, ये ध्यान देना। तो अब जरा देखो, हमें क्या बोला था कि हमने कार्बन का रिडक्शन करना था। कार्बन का अगर रिडक्शन करना था, कार्बन से रिडक्शन करना था, तो हमने यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन यहाँ गड़बड़ हो गया, ठीक है। हमने यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड लिया, कार्बन से रिडक्शन करने की कोशिश की, वो क्या हुआ, उसके कार्बन जो था उसके इंटरस्टिशियल स्पेसेस में चला गया, तब तो गड़बड़ है ना। इसके अलावा एक और चीज देखो जरा, अभी जस्ट मैंने लिखा था आपको, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब MgO+C हीट कर रहे हैं तो ये Mg में कन्वर्ट हो रहा है, अपना मेटल दे दे रहा है, लेकिन जैसे कूलिंग कर रहे हैं वापस ये रिएक्शन फॉरवर्ड हो जा रही है, ठीक है। तो रिडक्शन तो हो रहा है, लेकिन फिजिबिलिटी कहाँ पे है रिडक्शन की, वहीं पे तो हम कार्बन यूज करेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे हम कार्बन रिडक्शन नहीं यूज करेंगे, यहाँ पे नहीं यूज करेंगे, यहाँ पे कर सकते हैं लेकिन यहाँ पे भी नहीं यूज करते। वो मेटलर्जी, इंडिविजुअल मेटलर्जी पे मैं आपको बताऊंगा डिटेल में, ठीक है। तो ये कार्बन रिडक्शन का एक पूरा का पूरा एग्जांपल्स है जिसमें कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड दोनों आता है, उसको आप नोट डाउन करिए और समझने की कोशिश कीजिए। मैं आपको ये बताऊंगा कि कहाँ CO यूज करना है, कहाँ कार्बन यूज करना है, ठीक है। ये थोड़ी देर बाद आने वाला है, वेट करो, आज के लेक्चर में नहीं तो अगले लेक्चर में पक्का आने वाला है। अभी आप बस समझने की कोशिश करो कि हमने क्या किया कि मेटल को पहले, सबसे पहले कंसंट्रेटेड मेटल बनाया, फिर उसका ऑक्साइड बनाया, अब हम क्या करें, रिडक्शन करें। तो रिडक्शन के अलग अलग तरीके होते हैं, वो हम अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। आई होप आपको कार्बन रिडक्शन मेथड समझ में आया होगा। अब देखो मैंने क्या बोला आपको कि कार्बन यूज तो करते हैं लेकिन हर जगह यूज नहीं कर सकते। तो कुछ ऐसे भी एलिमेंट होते हैं जैसे टिटेनियम है, क्रोमियम है, इवन आयरन भी है, इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, ठीक है। मैंगनीज की बात कर लें, इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। तो कार्बन से रिड्यूस तो हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी है, लेकिन उसके लिए बहुत ज्यादा टेम्परेचर चाहिए, ठीक है। और हमने आपको बोला था मेटलर्जी में क्या होता है, फिजिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी रिएक्शन हो रहा है वो कन्वीनियंट होना चाहिए। हमें अल्टीमेटली क्या, मेटल का एक्सट्रैक्शन करना है, ये नहीं देखना है कि किसी भी कीमत पे हो जाए, हमें सस्ता देखना है, राइट। तो ऐसे में क्या होता है कि हम कार्बन के अलावा भी और भी मेटल से रिडक्शन करते हैं। तो अगला पॉइंट जो अपना है ये क्या भाई, रिडक्शन बाय अदर मेटल्स। पहला है रिडक्शन बाय एल्युमिनियम बाय एल्यूमिनियम। तो
मैं आपको ये बता रहा हूँ कि एल्युमिनियम की जो एफिनिटी होती है ऑक्सीजन के साथ बहुत अच्छी होती है। मतलब क्या हुआ, तो एल्युमिनियम अपना ऑक्साइड बनाता है और ऑक्साइड बहुत ज्यादा स्टेबल होता है। तो अगर सोचिए कि मैंने किसी भी मेटल के ऑक्साइड में एल्युमिनियम ऐड किया, तो क्या बोला मैंने कि एल्युमिनियम अपने ऑक्साइड फॉर्म में ज्यादा स्टेबल रहता है। तो अगर ये खुद को ऑक्सीडाइज करा, अभी 0 है, अभी +3 में, तो ये क्या करेगा, इसको रिड्यूस करेगा। समझ में आ रहा है क्या? तो ये मेटल है, तो ये मेटल क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। तो इस तरीके से भी हमने क्या किया कि रिडक्शन बाय एल्युमिनियम प्रोसेस लगाया। इसके अलावा मैग्नीशियम से भी करते हैं, वो भी हम आगे देखने वाले हैं। और ये ऐसा क्यों हो रहा है, ये आगे की लेक्चर में मैं आपको बताना वाला हूँ, अगले लेक्चर में। पक्का ध्यान देना, मैं दोबारा से रिपीट करूंगा वहां पे कि भैया क्यों ऐसा हमने लिखा था कि रिडक्शन बाय एल्युमिनियम बहुत इजी मेथड है, क्यों यूज किया था हमने, राइट। तो ये सिंपल प्रोसेस है। इसमें हम क्या करते हैं कि जैसे मान लीजिए मैंने Fe2O3 लिया, ठीक है, इसका एल्युमिनियम के साथ रिएक्शन करा दिया। तो मैंने क्या बोला आपको कि कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं, वो एलिमेंट्स कौन कौन से वो भी आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो एल्युमिनियम के साथ रिएक्शन करेंगे, और एल्युमिनियम का ऑक्साइड क्या है, ज्यादा स्टेबल है, तो ये ऑक्साइड फॉर्म में चला गया, और ये क्या मिल गया हमें, Fe फॉर्म में मिल गया, राइट। तो हमने क्या ले लिया यहाँ पे, समझ में आया। अगला देखिए, सेम रिएक्शन उसी तरीके से। रिएक्शन अगर याद नहीं है तो कोई बात नहीं, एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम का ऑक्साइड बना दो, उसके बाद बैलेंस कर दो, सिंपल। एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम का ऑक्साइड बना दो, Al2O3 बना दो और बैलेंस कर दो, ठीक है। इसका नाम क्या बताया था मैं आपको, बताइए, TiO2, रूटाइल। बैलेंस हो गया, 3Ti 6 ऑक्सीजन एंड 4 एल्युमिनियम। अब अगला देखते हैं। Al2O3 बना लिया प्लस एल्युमिनियम ये हो जाएगा आपका 4, ये आपका बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। वैसे ये पूछा नहीं जाता है रिएक्शन, लेकिन ठीक है, लिख लीजिए, कभी पूछा गया है तो ठीक है। ये आपका बैलेंस हो गया टोटल। चलिए, तो ये है रिडक्शन बाय एल्युमिनियम मेथड। अच्छा, रिडक्शन बाय एल्युमिनियम मेथड तो हो गया, इसको एक और नाम देते हैं हम, इसको बोलते हैं थर्माइट प्रोसेस, ठीक है, या एक और नाम देते हैं हम गोल्डस्मिथ प्रोसेस। जनरली जो थर्माइट प्रोसेस अगर आपसे पूछा जाता है, ठीक है, तो आप ये वाला प्रोसेस लिखना, यही एग्जाम में पूछा जाता है, यही पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, अपना फेरस ऑक्साइड जो रहता है, फेरिक ऑक्साइड, ठीक है, ये 3:1 के रेशियो में रहता है, ये 3 और 1 3:1 के रेशियो में रहते हैं। तो और ये अपना Al2O3 अपना ऑक्साइड में कन्वर्ट होगा, और ये मोल्टेन फॉर्म में Fe आता है, मोल्टेन फॉर्म में, वैसे इसको डिटेल में पढ़ने वाले हैं हम, ठीक। तो ये मोल्टेन फॉर्म में आएगा, सोचो अगर मोल्टेन फॉर्म में आएगा तो क्या, लोहा एकदम गरम निकल रहा है मोल्टेन फॉर्म में। तो इस प्रोसेस का यूज हम करते हैं जो हमारे रेलवे की पटरियां होती है उसके बीच में जहां जहां क्रैक्स भर जाते हैं, तो वो है बेसिकली क्या, लोहा। अब उस लोहे, वो क्रैक अगर मान लीजिए क्रैक है, ठीक है, क्रैक है,
तो अगर यहाँ मैं मोल्टेन फॉर्म में Fe गिरा दूँ तो क्या होगा, ये भर जाएगा। तो मोल्टेन फॉर्म में Fe कैसे मिलेगा, तो हमने क्या किया, यहाँ पे एल्युमिनियम आसानी से मिलता भी है और ये Fe2O3, ठीक, इसका रिएक्शन कराया तो Fe2O3। हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है ये, तो ये Fe अपने को क्या मिलता है, मोल्टेन फॉर्म में हो गया, ये काम हो गया, राइट। तो कई एग्जाम में पूछा जाएगा कि थर्माइट प्रोसेस होता क्या है, तो ये ऑप्शन में रहता है, ऑलवेज ये ऑप्शन में रहता है, ठीक है। तो कई जगह पे आप ये भी लिख सकते हो थर्माइट प्रोसेस ये होता है, या रिडक्शन बाय एल्यूमिनियम भी होता है, राइट। इसको नोट डाउन करिए। अब जरा देखना, मैंने यहाँ क्या लिया, Fe2O3 प्लस एल्यूमिनियम 3:1 के रेशियो में, राइट। तो ये प्रोसेस क्या होता है, हाईली एक्सोथर्मिक होता है। लेकिन हमने क्या किया, इस प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए हमने इग्निशन मिक्सचर लिया। इग्निशन मिक्सचर होता क्या है अपना, Mg प्लस कोई भी पेरोक्साइड ले लीजिए, कोई भी पेरोक्साइड, कहीं पे क्या होता है पोटेशियम क्लोरेट भी लेते हैं, तो ये बेसिकली क्या करता है, ऑक्सीजन देता है, ठीक है। ये ऑक्सीजन देगा और ये आप मान के चलिए मैग्नीशियम की रिबन है। तो अब जरा देखो, यहां से ये हीट करेंगे तो ये क्लोरेट क्या होगा, क्लोरेट है, ये टूटेगा तो क्या होगा, प्लस ऑक्सीजन देगा। और ऑक्सीजन क्या होता है, कंबशन के काम में आता है। कंबशन शुरू होगा तो यहाँ पे क्या होगा अपना रेडॉक्स रिएक्शन। ये Fe मिल गया हमें मोल्टेन फॉर्म में, और हमने क्या किया, यहाँ टी शेप है तो ये मोल्टेन फॉर्म में है, तो ये नीचे आएगा, Fe क्या होगा, नीचे आएगा। और क्या किया हमने, यहाँ पे जो रेलवे की पटरी है उसको अप्लाई किया, यहाँ पे रेलवे की पटरी, ठीक। तो इसके बीच में आप क्या करेंगे, ये टी शेप वाला को हटा लेंगे और यहाँ पे क्या होगा अपना मोल्टेन Fe आ जाएगा। समझ में आया क्या, ये क्या होता है अपना ओवरऑल थर्माइट प्रोसेस, ये समझ में आना चाहिए आपको। BaO2 Na2O2 KClO3 का यूज करके होते हैं, ये अपना होता है ऑक्सीजन प्रोवाइड कराने के लिए, कंबशन स्टार्ट कराने के लिए, ऑक्सीडेशन स्टार्ट कराने के लिए, ठीक है। समझ में आया, इसको नोट डाउन करिए। तो अभी तक हमने दो तरीके से रिडक्शन देख लिया। पहला क्या देखा हमने, कार्बन देखा, और दूसरा देखा कि एल्यूमिनियम या फिर अदर कोई मेटल है। तो अगर कोई अदर मेटल की बात कर लेता हूँ, तो जैसे मान लीजिए मैंने लिखा रिडक्शन बाय मैग्नीशियम, ठीक है। तो मैग्नीशियम क्या करता है, ठीक है, ये क्या करेगा, टिटेनियम को रिड्यूस कर लेगा और खुद MgCl2 बना लेगा। सेम प्रोसेस है, राइट। चल है ये, इसको हम बोलते हैं क्रॉस प्रोसेस, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे भी सेम प्रोसीजर, क्लोरीन है, क्लोरीन क्या कर रहा है, इसको +4 पे रखा है, अभी राइट ना देखिए आप, +4 पे है, यहाँ पे क्या हो गया, 0 पे आ गया। तो ऐसे रिएक्शंस, इनऑर्गेनिक के मैक्सिमम रिएक्शंस अगर आपको याद करना है तो आप ऑक्सीडेशन स्टेट पे जाना, ठीक है। रेडॉक्स ही है मैक्सिमम, ये 0 पे है, अभी यहाँ पे क्या हो गया, आपने आपको +2 पे डाला तो ये अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट पे गया। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, क्रॉस प्रोसेस, ठीक है। इसको नोट डाउन करिए। अब देखो, अगर मैंने मैग्नीशियम लिया तो इसको बोलते हैं क्रॉस प्रोसेस। अगर मान लो मैंने यहाँ पे सोडियम लिया, ये नेम रिएक्शन है, बस जानना है आपको, फिर से सेम प्रोसीजर होगा। और इसको हम बोलते हैं IMI प्रोसेस, IMI प्रोसेस। हो सकता है नाम पूछ दे, तो ये जानना जरूरी है आप लोगों को, नाम बस है और कुछ नहीं। अब अगला देखते हैं, हम ये समझने की कोशिश करते हैं। अभी तक क्या देखा हमने, कार्बन, बोलो भाई साथ में बोलो, कार्बन देख लिया, कार्बन से रिडक्शन आसान था। उसके बाद से हमने क्या देखा कि अगला जो प्रोसेस था हमारा, वो किससे रिडक्शन कर रहे थे, बोलो, वेरी गुड, ठीक है।
तो कार्बन के बाद हमने देखा एल्यूमिनियम, इसके अलावा मैग्नीशियम भी देख लिया, अदर की बात कर लेते हैं। अब एक और रिडक्शन मैंने बहुत पहले आपको बताया था, याद करो, जब हमने रोस्टिंग कराया था, कुछ याद आ रहा है? तापसी पन्नू, कुछ याद आ रहा है वो हीरोइन का नाम? ठीक है, तो उसको क्या बोलते थे हम? सेल्फ रिडक्शन। सेल्फ रिडक्शन खुद से ही हो जा रहा था। इसमें कौन कौन से मेटल्स थे बताओ? तापसी, जो खुद से, अब याद है स्टोरी, याद है क्या आपको? क्या बोला था कि तापसी पन्नू ने खुद से अपनी बॉलीवुड में पहचान बनाई थी? ऑटो रिडक्शन, याद आ रहा है? सेल्फ रिडक्शन या फिर ऑटो रिडक्शन। तो इसमें क्या था? तांबा, पारा, शीशा, इसके अलावा कभी कभी एंटीमनी आता था। ऐसे बहुत कम जगह मिलेगा, इन्हीं तीनों के बारे में बात की जाती है, राइट। तो अपना सेम वही मेथड है, क्या है कि अपना ऑक्साइड बताया Cu2S सल्फाइड और Cu2O, ये आपस में रिड्यूस हो जाएंगे, ये क्या बनाएगा अपना CO, तो ये क्या बना लेगा? रिड्यूस हो गया, ठीक है। तो आई होप आपको ये लिखाने की जरूरत नहीं है, वैसे मैंने इसको लिखवा दिया है। तो सेल्फ रिडक्शन भी एक मेथड होता है, सेम Hg का भी एक होगा, सेम Pb का भी होगा, ये सारे के सारे रिएक्शंस मैंने आपको लिखवा दिए हैं वैसे, ठीक। सेल्फ रिडक्शन के बाद अगर बात आती है तो हम बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन, तो थर्मल डिकम्पोजिशन में क्या होता है आप समझो। थर्मल का मतलब पायरोमेटलर्जी है, पहली बात तो ये समझो, पायरोमेटलर्जी है, हीट का यूज कर रहे हैं। यहाँ पे भी ये भी पायरोमेटलर्जी है, हीट का यूज कर रहे हैं। तो थर्मल डिकम्पोजिशन में क्या होता है, कुछ मेटल ऑक्साइड्स ऐसे होते हैं जो हाईली अनस्टेबल होते हैं। हाईली अनस्टेबल क्यों होता है ये मैं आपको बताऊंगा जब एलिंगम डायग्राम पढ़ाऊंगा। जैसे बोला ना, ये पूरा ऑक्साइड का जो खेल है, कौन रिड्यूस हो रहा है, कौन आपका कब रिड्यूस कर रहा है। जैसे मैंने बोला कि एल्यूमिनियम रिड्यूस कर दे रहा है फिर 2O3 को, ऐसा क्या रीजन है ये मैं आपको अगले लेक्चर में पूरा डिटेल में बताऊंगा। अभी बस रिडक्शन पढ़ रहे हैं, अभी तरीका पढ़ रहे हैं हम, राइट। तो थर्मल डिकम्पोजिशन में कुछ ऐसे मेटल ऑक्साइड्स होते हैं जिनको कुछ नहीं करो भैया, बस हीट कर दो, ये खुद ही कन्वर्ट हो जाते हैं। कुछ नहीं करो, बस हीट कर दो। ठीक है, ठीक, इसको नोट डाउन करिए। अभी तक हमने क्या पढ़ा? कार्बन रिडक्शन एल्युमिनियम से, मैग्नीशियम से, उसके बाद से क्या देखा? ऑटो रिडक्शन, उसके बाद से क्या देखा कि थर्मल डिकम्पोजिशन होता है। इसके अलावा मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी होता है, वो भी हम पढ़ चुके हैं। देखो मैं रिएक्शन बताता हूँ, आप खुद समझो। मेटल डिस्प्लेसमेंट, मेटल डिस्प्लेसमेंट रिडक्शन, लगभग आप मेटलर्जी का काफी पोर्शन कवर कर चुके हो। अब हम खत्म कर रहे हैं मेटलर्जी, वैसे अभी है बहुत सारा, लेकिन अब आप खुद से बताओगे कि सर किसके लिए कौन सा प्रोसेस हम यूज करेंगे, जरा देखना आप। तो मैंने आपको क्या लिखाया था? मेटल, मेटल का डबल हो जाएगा साइनाइड, कुछ याद आ रहा है? 2 नेगेटिव, बोलो। उसके बाद क्या दिया था मैंने? जिंक, जिंक ने क्या किया, कुछ याद आ रहा है? बोलो, ये कौन सा प्रोसेस है? साइनाइड प्रोसेस। और ये क्या है? मेटल कौन से हैं? Ag और Au। ये एक सॉल्यूशंस बन जाएंगे, ठीक है। हाइड्रोमेटलर्जी का एक पार्ट है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे जिंक क्या कर रहा है? अंदर जो भी है Ag या Au, इसको क्या कर रहा है? ये यहाँ पे डिस्प्लेस कर रहा है, तो इसको बोलते हैं मेटल डिस्प्लेसमेंट। और बहुत ज्यादा 10th क्लास में आपने बहुत ज्यादा एक ही रिएक्शन को रिपीट किया होगा बार बार। जरा देखो क्या था अपना, कुछ याद आया? कुछ याद आया? ये इससे ज्यादा क्या है? रिएक्टिव है,
ये रिएक्टिव कब है, कैसे है, ये सारा का सारा आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बताया जाएगा, वहां आप समझ जाओगे। तो यहाँ पे क्या था, ये मोर रिएक्टिव है, इसने क्या किया, इसको डिस्प्लेस कर दिया। तो यहाँ पे भी तो रिडक्शन ही हुआ कॉपर का, देखो ये भी रिडक्शन हुआ, तो इसको भी नोट डाउन करिएगा। तो हमने अभी तक क्या क्या किया, पहला कार्बन का रिडक्शन, दूसरे अदर मेटल्स में, उसमें सबसे पहले क्या किया एल्युमिनियम के साथ, उसके बाद क्या किया मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के अंदर क्या था क्रॉस प्रोसेस और आईएमआई प्रोसेस। उसके बाद हमने क्या किया मेटल डिस्प्लेसमेंट भी देखा, सेल्फ रिडक्शन भी देखा, समझ में आ रहा है, और क्या देखा थर्मल रिडक्शन। लास्ट और सबसे अच्छा जिसमें प्योरिटी बहुत अच्छी रहती है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन। इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन, इलेक्ट्रिसिटी का यूज करेंगे भाई, ठीक है। आप बताओ कहां कहां यूज करेंगे, सोचो। तो जो एलिमेंट्स मैंने बताया था शुरुआत में आ रहा है, लिख के काका ने मांगी अलमारी, याद आ रहा है, वो क्या था, वो सारे के सारे मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर शो करने वाले एलिमेंट्स थे। तो उनका अगर हमें रिडक्शन कराना होगा तो वहां पे हम इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन भी करते हैं, इवन जब रिफाइनिंग करते हैं वहां पे भी इलेक्ट्रो रिफाइनिंग का यूज करते हैं। इसके अलावा जो नीचे वाले एलिमेंट्स है उसके बाद मॉडरेट एक्टिव जो मेटल्स होते हैं, ठीक है, उनका भी रिडक्शन हम करा पाते हैं इलेक्ट्रोलिटिक। लेकिन जब मॉडरेट हम लेते हैं तो वहां पे हम एक्वस सॉल्यूशन लेते हैं, और जब हाई जो हमारे मेटल है मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स हैं उनका जब कराते हैं तो हम उसके सॉल्ट का मोल्टेन फॉर्म लेते हैं, जो भी लेना है। जैसे NaCl की बात कर लेते हैं तो NaCl में क्या है Na पॉजिटिव, ये क्या है आपका मोस्ट रिएक्टिव वाले में से आता है। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसका मोल्टेन फॉर्म लेंगे। तो इसमें अब क्या होता है, एक एनोड होगा और एनोड पे क्या होता है ऑक्सीडेशन, और एक क्या होगा कैथोड होगा, इस पे क्या होता है रिडक्शन, राइट। तो अगर मान लीजिए मैंने एग्जांपल लिया NaCl का, तो ये मोल्टेन फॉर्म में कैसा होगा Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। हमें चाहिए क्या Na, तो हमने क्या किया Na प्लस में है, इसका क्या करेंगे रिडक्शन, कैथोड पे डालो भाई, क्या मिल गया Na मिल गया। अब ये Na हुआ तो अब क्या करेंगे, यहाँ ऑक्सीडेशन कराएंगे। तो ऑक्सीडेशन में क्या होता है इलेक्ट्रॉन निकलता है, -1 से क्या करेगा ये 0 पे जाएगा। ये क्या था, बात समझ में आई क्या। यहाँ पे भी हमने क्या किया रिडक्शन ही तो किया है। मैं बोल रहा हूँ आपको पूरा इनऑर्गेनिक, जितना इनऑर्गेनिक अगर आप ऑक्सीडेशन नंबर पे खेल गए तो भाई मतलब लाइफ अब तक एकदम सेटल हो गया। देखो यार चाहिए तो हमें Na पॉजिटिव, यहाँ पे क्या हो गया मिल गया हमें Na 0 फॉर्म में, रिडक्शन हुआ +1 से 0 पे चला गया। तो आइए एक बार समराइज करते हैं जल्दी से कि रिडक्शन ऑफ मेटल हमने कितने तरीके का पढ़ा था, ठीक है। यहाँ से आपको समझ में आ रहा होगा मेटलर्जी होती क्या है, कैसे कैसे हम यूज करते हैं मेटलर्जी का। सबसे पहला रिडक्शन विथ कार्बन, इसके अलावा कार्बन ले लीजिए या CO ले लीजिए। दूसरा हमने क्या किया पढ़ा रिडक्शन विथ अदर मेटल्स, कैसे होता है ये अगले लेक्चर में, जैसे Mg का दिखाया, Na का दिखाया। बताओ भाई क्रॉस प्रोसेस, IMI प्रोसेस, ठीक है। तीसरा ऑटो रिडक्शन या फिर सेल्फ रिडक्शन। बोलो भाई समझ में आ रही है क्या, किसके लिए यूज करते हैं ये, तापसी के लिए। कौन है तापसी, तांबा, पारा, शीशा और थोड़ा बहुत ये भी आता है, बहुत कम आएगा ये याद रखना, तापसी याद रखो ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तीसरा क्या था थर्मल डिकम्पोजिशन, बोलो भाई बात समझ में आ रहा है। इसमें क्या था Hg और Ag, याद रखो मर्सी याद रखो, मरकरी और सिल्वर, ठीक है। इस पे कोई मर्सी नहीं होती है, जैसे हिट दिया
ये क्या हो गया, टूट गया। ऐसे याद रखो, आगे आपको यूज होगा। इसके बाद बात आती है, हमने क्या किया, मेटल डिस्प्लेसमेंट। इसके अंदर हमने क्या देखा, लीचिंग के एग्जांपल्स देखे, ठीक है। और क्या देखा इसमें, ब्लू विट्रल का हमने क्या किया, Fe के साथ रिएक्शन करा दिया, ग्रीन विट्रल मिल गया। पांचवा हमने क्या देखा, इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन। चलिए अब हमने क्या किया, मेटल को कंसंट्रेटेड ओर से उसका ऑक्साइड बनाया, मेटल के ओर का ऑक्साइड बनाने के बाद हमने क्या किया, रिड्यूस कर लिया मेटल के फॉर्म में। अब भी क्या होगा, थोड़ी बहुत इंप्योरिटी बची रहेगी, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या किया, जो आसपास की इंप्योरिटी थी, गंदी इंप्योरिटीज थी, उसको फिजिकल मेथड से अलग कर लिया, मिट्टी को अलग कर लिया, जो स्टोन पार्टिकल्स थे उसको अलग कर लिया, तो वो था कंसंट्रेशन ऑफ, कंसंट्रेशन कर लिया। उसके आगे बढ़े तो हमें रिडक्शन करना था, लेकिन रिडक्शन बहुत महंगा प्रोसेस होता है, तो उसके पहले हमने क्या किया, उसको ऑक्साइड में बदला। ऑक्साइड में बदलने से थोड़ा सा जो कॉस्ट होगी वो कम हो जाएगी, ऑक्साइड इजीली कर लेते। दो तरीके वहां अप्लाई किए थे हमने, क्या, कैल्सिनेशन और रोस्टिंग। कैल्सिनेशन, सी फॉर कैल्सिनेशन, सी फॉर कार्बोनेट्स, ठीक है। तो जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट है उसका कैल्सिनेशन करेंगे, जिसमें ऑक्सीजन नहीं प्रेजेंट है उसमें का क्या करेंगे, रोस्टिंग करेंगे। सिंपल फंडा। रोस्टिंग करने के बाद हमें मिल गया मेटल ऑक्साइड। अब क्या करना है, उस ऑक्साइड को हटाना है, ठीक। मेटल चाहिए तो उसके लिए रिडक्शन यूज करना है। रिडक्शन के ये सारे मेथड्स हमने यूज कर लिए, तो अब हमें मेटल मिल गया, लेकिन थोड़ी बहुत इंप्योरिटी बची रहती है, तो इसके बाद हम यूज करते हैं प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल। मतलब अब मेटल में जो भी इंप्योरिटी उसको ही बाहर करो, ठीक है। 99% प्योर मेटल चाहिए हमें, तो उसके लिए हमने प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल यूज किया। जैसे हमने यहाँ पे क्या है, अलग अलग मेटल ऑक्साइड के लिए अलग अलग तरीके अप्लाई किए रिडक्शन के, उसी तरीके से वहां पे भी अलग अलग मेटल के लिए हमने क्या किया, अलग अलग रिफाइनिंग के मेथड्स यूज किए, ठीक है। तो रिफाइनिंग के जितने मेथड्स हैं वो अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे। तो आई होप आपको ये लेक्चर पूरा समझ में आ गया, और अभी तक मेटलर्जी की थोड़ी बहुत फील आनी शुरू हो गई होगी कि मेटल एक ओर से कैसे प्योर मेटल में जाता है, इसके पीछे का पूरा साइंस समझ में आया होगा। तो आई होप आपको ये लेक्चर पूरा समझ में आया। नहीं समझ में आ रहा है तो इसको बार बार पढ़ो, थोड़े देर बाद। और एक बात और भी है, क्वेश्चन करके देखो, आपको मजा आ जाएगा, ये इस चीज की गारंटी दे रहा हूँ मैं। कि क्वेश्चन आप कहीं से भी उठाओ और लॉजिक जैसा जैसा मैंने बोला है सेम वैसे ही अप्लाई करो। मेटलर्जी में एक क्वेश्चन भी गलत नहीं होगा आपको, ठीक। कोर्स नाम, कोर्स कैसे याद करना है वो भी बता दिया मैंने, कहाँ पे कौन सा मेथड अप्लाई होगा ये भी मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, और उसको समझना, आप रिलेट कर पाना। अभी आप शुरुआत कर रहे हो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री अगर आपने पढ़ा होता तो पूरा अच्छे से रिलेट कर पाओगे, लेकिन लास्ट तक जाते जाते पूरे मेटलर्जी बहुत आसान हो जाएगी आपसे। आपके जो भी मेटलर्जी के क्वेश्चन है वो सॉलिड आने वाले हैं, ठीक है। तो इस लेक्चर को बहुत अच्छे से पढ़ो, पिछले लेक्चर को बहुत अच्छे से पढ़ो, एक दो बार पढ़ो, अपने आप आपको थोड़ी बहुत फील आनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। अगले क्लास में हम शुरू करेंगे रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स, और उसके बाद हम शुरू करेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनता है, वो है एलिंगम डायग्राम, जिसको बोलते हैं थर्मोडायनामिक्स ऑफ एक्सट्रैक्शन। तो यहां तक आप क्लियर रखिए कॉन्सेप्ट, बार बार रिवाइज करिए, कॉन्सेप्ट को क्लियर रखिए। अगले लेक्चर में कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू।